हेलो स्टूडेंट, मैं जय विश्वकर्मा साइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण का जो हमारा वीडियो चल रहा है, हम लोग का क्रम चल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोग वर्ण को बहुत अच्छे से समझें, व्यंजन, स्वर, इनके प्रकार, इनके उच्चारण स्थान आदि चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वर्ण का वीडियो आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शब्द के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को। शब्द के प्रकार के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको आगे का यहाँ समझ में आएगा। तो शब्द के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को 4 आधार में विभाजित करके बांटा गया है, जिसमें से पहला आधार है आपका कौन सा? उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति का आधार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द। तो शब्द का पहला जो प्रकार है, जो आधार है, वो है उत्पत्ति का आधार। और आपको ये भी याद होगा कि उत्पत्ति के आधार पे मैंने कुछ शब्द बताए थे, जैसे तत्सम शब्द। तत्सम, दूसरा बताया गया था तद्भव, तीसरा बताया गया था देशज, चौथा बताया गया था विदेशज, और पांचवा बताया गया था संकर। यह आपके 5 प्रकार पाए जाते हैं उत्पत्ति के आधार पे। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनते रहता है कि शब्द उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से ऑप्शन में हमको कंफ्यूज कर देता है। 4 ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए दे दिया देशज, विदेशज, संज्ञा, तत्सम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिया गया और क्वेश्चन पूछ दिया गया, निम्न में से कौन उत्पत्ति के आधार पे प्रकार नहीं है? तो हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पे शब्द का प्रकार संज्ञा नहीं है। बाकी देशज, विदेशज और तत्सम, ये क्या है? आपके शब्द के उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार हैं। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमाए फिराए, लॉजिकल तरीके से आप समझ रहे रहेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंटों के मुंह से यह सुना है कि हम जानते हैं तत्सम और तद्भव क्या है, लेकिन परीक्षा में जब बैठते हैं और चुनना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप याद रखिएगा, तत्सम। तत्सम, सम से क्या होता है? संस्कृत। संस्कृत, बस यही आपको पकड़ना है, संस्कृत। यानी तत्सम में क्या है? सम है। तत्सम संस्कृत, तत्सम संस्कृत, मैच कर लीजिए। अर्थात जो भी संस्कृत के शब्द हैं वो कैसे शब्द कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, ये अनेक भाषाओं का मेल है। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। सबसे पहले तो संस्कृत भाषा, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो स्वाभाविक है संस्कृत के कुछ शब्द रहेंगे।
उसके बाद से धीरे धीरे परिवर्तित होते गया, पाली के भी शब्द आए, प्रकृति के भी शब्द आए, विदेशी लोग हमारे देश में आए तो अरबी भाषा के कुछ शब्द आ गए, तुर्की भाषा के, पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द आ गए। इसी तरह से ये फ्रांसीसी आए थे हमारे देश में, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, तो इन लोगों द्वारा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच आदि भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी भाषा में मिक्स हो गए। तो उन्हीं में से संस्कृत के जो शब्द होते हैं वह शब्द क्या शब्द कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। संस्कृत वाले शब्द क्या तत्सम शब्द कहलाएंगे। संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात हमारी हिंदी भाषा में वे शब्द जो सीधे संस्कृत से बिना चेंज किए, बिना परिवर्तित किए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अश्रु, अश्रु का मतलब क्या होता है? आंसू। तो आंसू क्या हुआ? परिवर्तित हुआ ना। अश्रु से आंसू में परिवर्तित हो गया तो वो हिंदी बन गया, तो वो आपका तद्भव कहलाएगा। यानी जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित हो गए हैं और हिंदी बन गए हैं वे आपके क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। और जो परिवर्तित नहीं हुए हैं, संस्कृत के ही हैं, वे आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। इसी तरह से देखिए, हम लिखते हैं घृत। घृत मतलब क्या होता है? घी होता है। तो घृत मतलब घी होता है, तो घी क्या है? परिवर्तित रूप है, अर्थात ये कैसा शब्द है? तद्भव है। और घृत क्या है? संस्कृत का है, इसलिए क्या है? तत्सम है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो संस्कृत के होंगे और हिंदी में परिवर्तित हुए रहेंगे तो वो तद्भव कहला जाएंगे, और नहीं परिवर्तित हैं, संस्कृत में ही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो ज़्यादातर अब देखिए हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे सैकड़ों हजारों शब्द हैं जो संस्कृत के हैं, सैकड़ों हजारों शब्द हैं जो हिंदी के हैं। तो परीक्षा में जब भी पूछा जाता है तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, यार ये संस्कृत वाला है कि हिंदी वाला है। अगर जब हम ये नहीं पहचान पाए कि संस्कृत का है या हिंदी का है तो ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो तत्सम है कि तद्भव है। तो मैं कुछ आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि वो तत्सम है कि तद्भव है। ये देखिए, ये तुक्का कह सकते हैं, मैं एकदम 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 95% मैच करेगा। जिन शब्दों के अंदर संयुक्त व्यंजन आते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, री। री आपका संयुक्त नहीं है, संयुक्त यही चार हैं। इसके अतिरिक्त री, मूर्धन्य, स। जिन शब्दों के अंदर इनमें से कोई भी वर्ण रहता है तो 95% वह शब्द कैसा शब्द कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। सारा टेंशन ही खत्म, कौन 1000 को याद करने जाए। ध्यान रखिएगा, जिस शब्दों के पास इनमें से कुछ भी रहेगा वो हम 100% क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। संस्कृत का होगा और वो संस्कृत का है तो तत्सम है। बाकी आप हिंदी वाला समझी जाएंगे कि हिंदी में लिखा है कि नहीं। तो हिंदी के शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे, और संस्कृत के शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। बाकी देशज, देशज मतलब देसी, देशज मतलब देसी, यानी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है। तो हिंदी और उर्दू को तो संविधान से मान्यता प्राप्त है, इसलिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाता है। लेकिन भोजपुरी को तो संविधान से मान्यता प्राप्त नहीं है,
लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में भोजपुरी भाषा के कुछ शब्द ले लिए गए हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, खटिया, ये सभी शब्द क्या है, देशज कहलाएंगे। यानी क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द होते हैं और हिंदी में चले गए हैं वे आपके देशज कहलाते हैं। जैसे खटिया, लोटा, है ना, खटिया, लोटा, पगड़ी आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कैसे शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विदेशज। पहले ये बताइए विदेश, विदेश किसे कहा जाता है, वह देश जो अपने देश से अलग है, वो सभी देश विदेश कहलाते हैं। चाहे वो अमेरिका हो बहुत दूर, चाहे हमारा ये देश का सटा हुआ देश चीन या भूटान हो, उसे आप विदेश ही कहेंगे। यानी जो अपने देश से अलग देश है उसी को हम विदेश कहते हैं। तो हमने अभी को बताया कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे अनेक भाषाओं का मेल मिलता है। जैसे पुर्तगाली आए तो कुछ पुर्तगाली शब्द मिल गए, फ्रांसीसी आए तो कुछ फ्रांसीसी शब्द मिल गए, अंग्रेज आए तो कुछ अंग्रेजी शब्द मिल गए। तो ये सभी क्या है, विदेशी भाषाएं हैं ना। तो इन्हीं विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं वो कैसे शब्द कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द में बहुत सारी हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गए हैं, वे आपके तद्भव कहलाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द हैं वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। और जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण भी किया है, आकर के यहाँ पर अपना निवास भी बनाया है, तो उनकी वजह से अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेजी, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्द हमारे भाषा में मिल गए हैं, हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक होगी तो आप हिंदी व्याकरण की बुक में अनेक तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों को लिखा हुआ पाएंगे। बस मेरा काम क्या है, आपको समझाना। आप अगर समझ गए तो मैटर आप आसानी से लर्न कर लेंगे। तो उत्पत्ति के ही आधार पर एक और प्रकार हमारा बचा है संकर। संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग किए जाते हैं हमारी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में, जिनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलाए गए हैं। यानी संकर शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे, वे शब्द जो या जिनका निर्माण, वे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न शब्दों से या भाषा से, दो भिन्न भाषा के शब्दों से हुआ है। यानी हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलाए गए होते हैं और एक नया शब्द बनाया गया होता है। जैसे हम कहते हैं अश्रु गैस। अब इसमें आप देखिए दो शब्द मिल रहे हैं, कौन कौन, अश्रु और एक शब्द मिल रहा है गैस। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये अश्रु जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का।
और जो गैस है GAS, गैस, ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। अब ये दो अलग अलग भाषा के शब्द मिला करके एक नया शब्द बनाया गया, क्या हो गया आपका? संकर शब्द कहलाएगा। इसी तरह से आपसे कहा गया टिकट घर, टिकट घर। तो टिकट घर जो है टिकट घर, आप देखिए दो भाषा इसमें मिला हुआ है। टिकट घर में दो शब्द है, पहला शब्द है टिकट, और ये टिकट आपका किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। और घर, दूसरा शब्द है घर, घर क्या है? हिंदी। तब देखिए दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं और दोनों मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे कैसे शब्द कहेंगे आप? संकर शब्द कहेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के 5 प्रकार हैं उन्हें हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं व्युत्पत्ति का आधार। व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पे या फिर दोबारा उत्पत्ति करके, भी उत्पत्ति मतलब दोबारा उत्पन्न करना। तब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। अगर आप मेरा इसके पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने पूरा चार्ट बनाया है कि व्युत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़। अर्थात व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? बोलो 3 प्रकार के हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर क्या बताएंगे? 3 प्रकार के। ऑप्शन में अगर दिया है तो आपको ये तीनों नाम याद रहना चाहिए, तब आप ऑप्शन में से पहचान पाएंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आइए समझते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, या यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द जो छोटे शब्द होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका खंडन अगर कर दिया जाए, जिसको तोड़ दिया जाए अलग अलग भागों में, तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा। रूढ़ शब्द यानी जिन शब्दों का खंडन करने पर, जिन शब्दों का खंडन करने पर कोई अर्थ न प्राप्त हो, कोई अर्थ न प्राप्त हो, ऐसे शब्द होते हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जिनका अगर आप खंडन करेंगे ना तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वे शब्द कैसे शब्द कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे हम कह दें राम,
राम क्या है? एक शब्द है। अब मैं इसका खंडन कर दे रहा हूं, रा को अलग कर दे रहा हूं और म को अलग कर दे रहा हूं, तो क्या बताइए, रा से या म से कुछ अर्थ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसी तरह से हम शब्द ले लेते हैं मन। अगर मन का खंडन करें, म हो गया अलग, न हो गया अलग, तो बताइए क्या इसमें कोई अर्थ मिलेगा म का और न का? नहीं मिलेगा। तो अतः आप समझ गए होंगे कि वे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता है, वे आपके कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो छोटे शब्द होते हैं, 2 या 3 वर्ण के होते हैं, छोटे शब्द, वही आपके क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए जानते हैं यौगिक। यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखिए, यौगिक शब्द मतलब, योग मतलब होता है जुड़ना, अर्थात 2 रूढ़ शब्द, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो एक नए शब्द का उत्पत्ति होता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी भाषा में जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं विद्यालय। अब इसका खंडन करेंगे तो आपको 2 शब्द मिलेगा। एक शब्द मिला विद्या और एक शब्द मिला आलय। दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो खंडन करने पर क्या मिलेगा? अलग अलग अर्थ प्राप्त होगा, वे भी यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे विद्यालय, देवालय, सचिवालय, अत्यधिक, रमेश। रमेश भी आपका क्या है? यौगिक शब्द है। कैसे? अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा रमा धन ईश। अब देखिए, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, ईश का अर्थात होता है देवता, यानी लक्ष्मी के देवता, यानी लक्ष्मी के पति। तो यहाँ रमेश में 2 शब्द है, दोनों का सेपरेट अर्थ मिल रहा है। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे? आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। इसी क्रम में अंतिम है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब इसमें देखिए 2 शब्द मिल रहा है, योग मिल रहा है और रूढ़ मिल रहा है। यानी योग रूढ़ जो शब्द होंगे वे जुड़ करके भी बने होंगे, लेकिन अर्थ उसका क्या होगा? रूढ़ होगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना शब्द जिसका कोई अन्य अर्थ निकले, कोई अन्य अर्थ प्राप्त हो। मतलब कि योग रूढ़ और यौगिक में यही हमको ध्यान देना है कि दोनों यौगिक शब्द भी क्या होंगे? 2 शब्द से जुड़ के बने होंगे और योग रूढ़ भी 2 शब्दों से जुड़ के बने होंगे, लेकिन अर्थ क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने समास पढ़ा दिया है, समास का वीडियो आप देखे होंगे, तो बहुब्रीहि समास पढ़े थे आप लोग। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जब विग्रह किया जा रहा था तो एक नए अर्थ की प्राप्ति हो रही थी। तो जितने भी विग्रह समास के शब्द होते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास के सभी शब्द
बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वे आपके कैसे का शब्द होंगे, योग रूढ़ शब्द होते हैं। उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं गजानन। गजानन दो शब्दों के योग से बना है, गज धन आनन। गज का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है, और आनन का अर्थ क्या होता है, मुख होता है। अब इसको देखिए, अगर एक जो नया, ये दो अलग अलग शब्द हैं जुड़ करके एक शब्द बना है गजानन, लेकिन इसका अर्थ मतलब हम निकालेंगे तो क्या होगा, भगवान गणेश। इसी तरह से हम कहें त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र भी दो शब्दों से मिलके बना है, एक है त्रि और एक शब्द है नेत्र। तो आप देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, नेत्र का मतलब होता है आंख। तो तीन आंख, त्रिनेत्र, तीन आंख वाले कौन है, भगवान शंकर। तो एक नया अर्थ हमको प्राप्त हो जा रहा है। और बहुब्रीहि समास में भी क्या था, यही फंडा था कि जो शब्द होते थे उसका कोई एक नया अर्थ मिलता था। तो उसी तरह से इसमें भी बहुब्रीहि योग रूढ़ शब्द में भी वही फंडा होता है कि आप अगर अर्थ निकालेंगे तो नया अर्थ मिलेगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो तीन शब्द के प्रकार हैं वो आप समझ लिए। इस तरह के कोई भी शब्द या आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, लगा लेंगे। अब आइए नेक्स्ट आधार हम लोग देखते हैं, अर्थ का आधार। अर्थ के आधार पर तीसरा है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार आपसे पूछे जाएं कि चलिए बताइए अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, दो। अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन। पहला होता है सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, अर्थ के आधार पर मात्र दो ही प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, सार्थक मतलब अर्थ सहित, अर्थ सहित, यानी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे सभी शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे सभी शब्द जिनका अर्थ कुछ नहीं निकलता है, बिना अर्थ के, तो वे कैसे शब्द कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा सार्थक शब्द, और कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो निरर्थक शब्द। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हम लोग आपस में दोस्तों से बात करते हैं तो कहते हैं काजी खाना वाना खाए हो, तो खाना वाना, खाना वाना। अब यहां पर देखिए खाना का कोई अर्थ निकल रहा है, अर्थात ये कैसा शब्द है, सार्थक है। वाना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात ये कैसा है, निरर्थक है। इसी तरह से कहते लोग केला ओला खाए हो, तो केला, केला आपका सार्थक है, ओला निरर्थक है। तो हिंदी व्याकरण जो है निरर्थक शब्दों पर कोई विचार विमर्श नहीं करता है। हाँ, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे दे दिया गया केला वेला,
पूछ देगा कि शब्द में निरर्थक शब्द कौन सा है, तो आप बता सकते हैं केला, केला का कुछ अर्थ निकल रहा है अर्थात ये सार्थक है, लेकिन वेले का कोई अर्थ नहीं निकल रहा अर्थात ये कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द है। तो अर्थ के आधार पे मात्र और मात्र दो प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, कौन कौन, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे, वे सभी शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, शब्द अलग बात है, लेकिन अर्थ कुछ न कुछ निकलना चाहिए। जो अर्थ निकलेगा सार्थक शब्द कहलाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा तो निरर्थक शब्द कहलाएगा। हमारा तीसरा आधार भी समाप्त होता है। अंतिम आधार है हमारा प्रयोग का आधार, यानी चौथा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। प्रयोग के आधार पे शब्द के प्रकार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलिए बताइए प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जब अंत में आपको शब्द के प्रकार का चार्ट बनाया था बोर्ड पे, तो वहाँ मैंने लिखवाया था अर्थ के प्रयोग के आधार पे केवल और केवल 2 प्रकार पाए जाते हैं शब्द के, और कौन कौन है। पहला प्रकार था विकारी शब्द, और दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। तो अविकारी और विकारी शब्द के भी 4 प्रकार आपको लिखवाए गए थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधन, संयोजक, संबंध सूचक, तो अलग अलग बताया गया था आपको। तो उन प्रकारों को समझने और पढ़ने से पहले ये हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन अर्थात बदलाव। यानी जब भी हम वाक्य में कोई शब्द प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग किए गए शब्द को यदि लिंग, वचन, आदि के आधार पर यानी जिन शब्दों को, वाक्य के जिन शब्दों को लिंग, वचन इनके आधार पर परिवर्तित किया जा सके, यानी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो लिंग और वचन के आधार पर उनको हम क्या कर सकें, बदल सकें, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन्हें न बदल सके यानी न परिवर्तित हो, वे क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी परीक्षा में आपको अविकारी न कह के अव्यय पहचानने को कह दे, तब कह रही सर जी तो अव्यय बताए ही नहीं थे, तो जान लीजिए अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो परिभाषा से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहेंगे। यानी वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो सके विकारी होंगे, जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं हम कि
सीता हिंदी पढ़ती है। अब यहां पर देखिए सीता दिया हुआ है, सीता शब्द को हम बदल सकते हैं, सीता के जगह पर राम भी लिख सकते हैं, राम हिंदी। तो जब यहां पर हम राम लिखेंगे तो ये क्या होगा, पढ़ता हो जाएगा, परिवर्तन हो रहा है। अगर हम समय भी बदल रहे हैं, अगर फ्यूचर टेंस भविष्य काल में लिखना चाह रहे हैं तो पढ़ेगा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ शब्दों को वाक्य में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग, वचन और काल यानी समय के आधार पे परिवर्तित कर देंगे तो वो विकारी शब्द कहलाएगा, और नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं तो वो आपका कैसा शब्द कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी शब्द बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, और अविकारी शब्द भी स्टूडेंट 4 प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी व्याकरण की दृष्टि से या हिंदी भाषा की दृष्टि से ये विकारी और अविकारी जो 4 हैं, दोनों मिलके 8 हो रहे हैं। इन्हीं के बारे में आपको विधिवत पढ़ना रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और इससे परीक्षा में 8-10 क्वेश्चन फंसते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1। अभी हम लोग शब्द के जो प्रकार के आधार थे, 4 प्रकार के आधार आसानी से अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके, डिस्कस कर चुके, और आपको अच्छा भी लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है, आपके तैयारी में और प्लस हो रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बंद करिए सर।